हेलो गाइस, मैं हूं दीप नारायण और आप सभी का स्वागत है दीप अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे, ठीक है। रैखिक समीकरण कौन से होते हैं उनको समझेंगे और जितने भी टाइप से इसको सॉल्व करते हैं उनको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूं थोड़ा सा। मैंने बहुपद के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। बहुपद में क्या होता है कि कोई भी चर राशि, ठीक है, या फिर बहुपद को और हम थोड़ा सा नीचे से जानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कोई चर तथा अचर पदों मतलब टर्म को, ये क्या होते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका था। जैसे ये लिखा तो ये क्या हुआ, टर्म। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 3x तो ये एक टर्म हो गया। तो ये टर्म होते हैं और जब इन टर्म को प्लस या माइनस के चिन्ह के साथ में या तो हम ऐड करते हैं यानी कि जोड़ते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि घटाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा बहुपद प्राप्त होता है। और उन बहुपद, ठीक है, वे बहुपद जिनमें चर राशि की घात 1 हो, वे बहुपद जिनमें चर राशि की घात 1 हो, जैसे कि अगर हम बात करते हैं x+3। देखो ये बहुपद है तो इसकी घात की बात करेंगे तो कितनी है, 1। और ये जब 1 है, ठीक है, तो ये बहुपद जो है, ठीक है, इसको हम रैखिक समीकरण में बदल सकते हैं। लेकिन कब, ठीक है, इसको रैखिक समीकरण में तब बदल सकते हैं जब हमें ये पता हो कि इसकी जो वैल्यू यानी कि इस अननोन चर यानी कि जो अज्ञात राशि है, इसका किसी दूसरी राशि के साथ संबंध या इसका इसी के साथ कोई मल्टीपल या सब्ट्रैक्ट या कह सकते हैं कि ऐड किसके इक्वल है, यानी ये किसके बराबर होता है। यानी कि जब हम इक्वल का साइन यूज कर देते हैं तो फिर ये मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा आपका रैखिक समीकरण। अभी तक हम इसको क्या बोलते रहे, अभी तक केवल इतना है, ठीक है। तो अभी आप रैखिक समीकरण नहीं कहोगे, क्या कहोगे, इतने को आप क्या बोलोगे, जब तक इक्वल के राइट यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ वैल्यू ना हो तब आप क्या बोलोगे, इसको बहुपद। क्या बोलोगे, बहुपद। ये बहुपद है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के इस तरह से वैल्यू लिख देते हो तो ये क्या होता है, ये बहुपद से आपका क्रॉस हो जाता है और ये बन क्या जाता है, आपका रैखिक समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण की परिभाषा अगर हम एक बार और बोले तो ये कह सकते हैं कि वे बहुपद जिनमें चर राशि की घात 1 हो रैखिक समीकरण कहलाते हैं। बस दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए कि यहाँ पे जो चर है उसकी घात 1 और साथ ही साथ इसमें राइट साइड में वैल्यू होनी चाहिए। यानी उस अज्ञात राशि का कोई भी अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है ये पता होना चाहिए। क्लियर हुआ, ठीक है। अभी ये इतना हो गया आपका। अभी हम थोड़ी सी और बात करते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस को हम, मतलब कि ये तो आपका देखो गणितीय रूप हो गया। अगर हम बात करें कोई अवधारणा है आपकी, ठीक है, यानी कोई एक स्टेटमेंट है गणित का और उसको बनाना है तो कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लेता हूं, मैं यहाँ पे कहता हूं किसी संख्या के 2 गुने में 3 जोड़ने से, किसी संख्या के 2 गुने में 3 जोड़ने पर, ठीक है, 3 जोड़ने पर योगफल 15 होता है। कितना होता है, योगफल 15 होता है। तो किसी संख्या, यहाँ पे जो किसी वर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि यही अननोन है, क्योंकि हमें किसी का मतलब है कोई पता नहीं है कि यहाँ पे क्या नंबर है। तो किसी यानी कि मान लिया कि, ठीक है, माना, ठीक है, जो संख्या है, जो किसी वर्ड हम यूज कर रहे हैं, यानी हिंदी में जो किस वर्ड यूज कर रहे हैं ना, किसी वर्ड, ठीक है, तो वो बताता है x। मान लिया कि संख्या x है, इसके 2 गुने में, तो इसका 2 गुना कैसे होगा, देखो 2 गुना, तो 2 गुने का मतलब हो गया 2x। क्लियर हुआ। मैं 3 जोड़ने पर, ठीक है, तो यहाँ पे जब 3 जोड़ोगे आप
3 जोड़ने पर तो ये हो जाएगा आपका 2x + 3। अब मैंने एक कंडीशन बोली थी कि 3 जोड़ने पे योग कितना होता है, योग होता है आपका 15। कितना हो जाता है 50। ये तो उस यानी कि जो हमारी ये जो एक कंडीशन थी उसका अगर गणितीय रूप देखें तो ये आपका रैखिक समीकरण के पदों में मिल जाता है। 2x + 3 = 15। यानी कि सिंपल सा ये कहने का मतलब है कि किसी भी गणितीय या फिर किसी कह सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, ठीक है, आप गणितीय रूप में लिखने के लिए, ठीक है, इस तरह से प्रयोग करते हैं। और खासकर ये तब किया जाता है जब कोई एक अननोन राशि हो, एक कम से कम एक अननोन राशि हो। तो ये तो रैखिक समीकरण की बात होगी। क्या होगी, रैखिक समीकरण की बात होगी। अभी अगर हम इसको बोले तो क्या बोले, अच्छा चर राशि यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे चर राशि कितनी है 1, घात कितनी है चर राशि की 1, घात 1 होनी चाहिए, चर राशि यहाँ पे 1 है। तो इसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे मत लिखो, ठीक है, यहाँ पे लिखो एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देखो पहले हमने बात किया था इतना अगर पार्ट लो कि बहुपद है, उसमें चर की घात 1 और राइट साइड भी वैल्यू है उसकी, तो वो आपका रैखिक समीकरण हो गया। अगर उसमें एक चर है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अगर 2 चर, यानी कि अगर हम यहाँ पे मान लो कि ऐसे कर दें, यहाँ पे मैंने y ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पे चर कितने हो गए x और y, यानी 2 अननोन राशियां, अज्ञात राशियां हैं। तो ये क्या बन गया 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूं, ये देखो, तो ये भी क्या बन गया आपका 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ अभी बात जो की है वो की है रैखिक समीकरण तथा एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो ये चीज आपको बेसिक से समझ में आ गई होगी। अब हमेशा कंफ्यूज बने रहते हैं, हमने बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं रैखिक समीकरण, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डाउट होते हैं। ठीक है, तो उन डाउट्स के लिए मैं आपके लिए ये सेशन लेके आया हूँ। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि रैखिक समीकरण हो गया, एक चर वाला हो गया, अभी बात करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण की। और इससे पहले हम बात करते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है कि जो चर राशियां होती हैं, ठीक है, उनका ऑपरेशन चर राशियों के साथ होता है। जो अचर राशियां होती हैं उनको अचर राशियों के साथ जोड़ते, घटाते, डिवाइड जो भी करना होता है हम करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में हम ये बताना चाह रहे हैं कि उस चर राशि की हमें एक वैल्यू प्राप्त होती है जो उसी इक्वेशन में, उसी कंडीशन में रखने पे उसकी लेफ्ट हैंड पार्ट और राइट हैंड पार्ट की वैल्यू बराबर हो जाती है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे इसको रेज करता हूं। अभी ये जो मैंने कंडीशन लिखी थी, ठीक है, उसको मैं फिर से लिख देता हूं। ये लिखी हुई थी अभी मैंने जो लिखी थी यहाँ पे 2x + 3 = 5। इसको सॉल्व करने के लिए ये आपका क्या है चर, यानी कि वेरिएबल, ये आपका क्या है अचर। मतलब आप इसको ऐसे ध्यान रखो कि मैंने कहा था कि अचर राशि जो होगी इसको किसी से भी लड़ा दो। ठीक है, किसी से भी लड़ा दो, इसकी वैल्यू में फर्क नहीं पड़ने वाला, ना तो ये कम होगा ना ये ज्यादा होगा, ये वहीं रहेगा। मतलब इसका किसी के साथ भी आप कर दो इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, कहीं भी रखो इसको। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू जो वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसके साथ में वेरिएबल का गुणांक होता है, ठीक है, उसकी चेंज हो जाती है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये होते हैं आपके कांस्टेंट। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये आपका दिया है 2x + 3 = 5। अभी यहां पे देखना है
कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आपस में जुड़ जाएंगे जाके, तो ये होगा 2x इक्वल 5। अच्छा ये 3 है, 3 को उस तरफ लेके जाते हैं, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी कि +3 आप यहाँ पे पहले कर लो, ऐसे करके यहाँ पे रखो 3 को, यानी वहां से हम लाके यहाँ पे ले आए 3 को। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, पक्षांतर करना। क्या बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे इतने ही रखो, और इसको बोलते हैं पक्षांतर करना। पक्षांतर करना क्या बोलते हैं, पक्षांतर करना बोलते हैं। और इसको प्लस को खत्म रिमूव कर दो, तो ये हो गया आपका, देखो 2x, क्लियर हुआ, ठीक है, 2x इक्वल्स टू 5 में से इसको माइनस कर दो, ठीक है, तो 5 में से इसको जब माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 2, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 2x इक्वल्स टू 2, ये आपका आ गया। और अभी x बराबर, यानी जो इनटू में होता है नंबर, ये कहाँ पहुंचता है, ये आपका इस नंबर के डिवाइड में पहुंच जाता है, जो भी नंबर होगा, यानी कि यहाँ पे जो नंबर होगा उस नंबर के डिवाइड में पहुंच जाएगा। अब देखो यहाँ पे, तो 2 बन जा 2, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है x की, वो आती है 1। कितनी आती है, 1 वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। आपका जितना भी जैसा भी क्वेश्चन हो, आप एक तरफ वेरिएबल यानी कि जो अज्ञात राशियां उनको रखोगे, दूसरी तरफ जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू उनको लेके जाओगे, ठीक है, साथ ही साथ में उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप उसको सॉल्व करोगे, तो इस तरह से वैल्यू आपकी आएगी। अच्छा x की वैल्यू जो यहाँ पे हमें फाइंड हुई है, x इक्वल टू 1, आप इस कंडीशन में रख के, ठीक है, इस कंडीशन में x की जगह पे 1 पुट करके आप इसको दिखा सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है ये, और जो राइट हैंड साइड वैल्यू है ये आपस में बराबर है, यानी कि x के इस वैल्यू के लिए ये वाली कंडीशन हमारी सत्य होती है। तो यहाँ पे रखोगे 2 इंटू एक्स की जगह कितना रखना है आपको, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। ये चेक कर लो आप, 2 1 जा 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 5। राइट हैंड पार्ट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड पार्ट इक्वल्स टू राइट हैंड पार्ट, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर है। तो हमने यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन को अच्छे से पढ़ा। अभी हम बात करते हैं जो आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण होता है। लीनियर इक्वेशन ये भी होता है, लेकिन वहां पे यहाँ पे बोलोगे आप, इन कंडीशन के लिए आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनको आप बोलते हो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। किसकी बात करते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की बात करते हैं। तो चर तो हम बता चुके थे कि अज्ञात राशियां होती हैं, जैसे कि मैंने एक चर ले लिया x आपका, अनदर चर मैंने लिया y इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 मैंने यहां पे ले लिया। अभी आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे क्या करना है, ये जो 4 आपको दिया है, तो यहाँ पे एक कंडीशन बन गई, यहाँ पे आप कंडीशन ये बन गई, ठीक है, कि आप इसको एक अगर कंडीशन बदलना चाहो, मान लो कि कक्षा, ठीक है, कक्षा फर्स्ट यानी कि प्रथम एक के दो एक्स विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी कक्षा 2 के y विद्यार्थियों को कोई एक प्राइज दिया गया, कोई एक प्राइज दिया गया। तो कक्षा x के एक, कक्षा x के x, कक्षा 1 के एक कक्षा है उसका x, और कक्षा 2 के y विद्यार्थियों को एक प्राइज दिया गया, और कुल विद्यार्थियों कितने बच्चों को प्राइज दिया गया, 4 बच्चों को। यानी हमें यहाँ पे एक चीज ये फिक्स नहीं है कि कक्षा 1 के विद्यार्थी कितने थे जिन्हें प्राइज दिया गया, और कक्षा 2 के विद्यार्थी कितने थे प्राइज जिनको प्राइज मिला है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे आपकी
फिक्स है वो ये है कि दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों को मिला के कितने विद्यार्थी होते हैं आपके? 4 विद्यार्थी होते हैं। तो यहाँ पे क्या है देखो, कोई 2 अननोन राशियां, ठीक है, अज्ञात राशियां आपकी हो गई यहाँ पे, अज्ञात राशि, अज्ञात राशियां। तो अज्ञात राशियां यहाँ पे कितनी हो गई? 2 हो गई। लेकिन जब हमने रैखिक समीकरण यानी कि एक चर वाले पढ़े थे तो अज्ञात राशि वहां पे 1 होती थी। क्लियर हुआ? तो हमने यहाँ पे ये मैं यहाँ पे मिला कि 2, ठीक है, चर होने के बाद, ठीक है, उनमें क्या होता है कि एक रिलेशन बन जाता है। तो 2 चरों के साथ में एक हमारा इक्वेशन बना यहाँ पे। लेकिन अभी ये कंडीशन हम यहाँ पे और सीखते हैं, वो ये होती है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमें कोई दूसरे रैखिक समीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं तो आपके पास कम से कम 2 इक्वेशन होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 2 कंडीशन आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो उन्हीं 2 चीजों से, यानी जिन वस्तुओं से जो प्रॉब्लम्स बन रही हैं, सिचुएशन बन रही हैं, उसको ही रिलेट कर रही हो और सेम चीज से कर रही हो। सेम चीज का मतलब होता है कि अगर एक की वैल्यू की बात की गई है तो दूसरे की भी वैल्यू की ही बात की जानी चाहिए। अगर एक के नंबर की बात की गई है, कि नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात की गई है, तो दूसरे के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटी की ही बात की जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक्स यानी कक्षा 1 के एक्स विद्यार्थियों, ठीक है, एक्स विद्यार्थी, और यहाँ पे क्या दिया गया कि कक्षा 2 के जो सेकेंड है कक्षा, ठीक है, इस कक्षा जो सेकेंड कक्षा है, ठीक है, के विद्यार्थियों ने, ठीक है, को इतने रुपए मिले, यानी कि कक्षा 1 का विद्यार्थी कितना है? एक्स, उसको रुपए नहीं मिले, ये विद्यार्थियों की संख्या है, ये एक्स। और यहाँ पे कहा गया कक्षा 2 के विद्यार्थी को जो प्राइज मिला उसका रुपए, यानी कि ये आपकी अमाउंट हो गया, यानी कि राशि हो गई, ठीक है, ये राशि। तो राशि नहीं यहाँ पे होनी चाहिए, दोनों के लिए, या तो दोनों के लिए राशि होनी चाहिए या फिर दोनों के लिए संख्याएं होनी चाहिए, और ये जिसके इक्वल हो वो इन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा हो, इन्हीं 2 कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि जो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनको हल करने के लिए आपके पास कम से कम 2 इक्वेशन होने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूं, x + y = 6। क्लियर हुआ? ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं इक्वेशन सेकेंड की। तो कोई एक ऐसा इक्वेशन ले लो, मतलब कि ये 2 संख्याएं हैं जिनका योग कितना है? आपका 6 है। और मैं यहीं पे बात करता हूं कि उन्हीं 2 संख्याओं का जो डिफरेंस है वो आपका कितना है? 2। तो देखो, एक बार तो इन संख्याओं के योग की बात की, इन 2 संख्याएं यानी कि जो अननोन है, हमें नहीं पता है, ठीक है, अज्ञात है, उनको अगर ऐड करते हैं, जोड़ करते हैं तो कितना आता है? 6 आता है। और उन्हीं संख्याओं को अगर आपस में घटा देते हैं तो योग डिफरेंस कितना आता है? 2 आ जाता है। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हो। तो ये 2 इक्वेशन हो गए आपके। क्लियर हुआ? अब इन इक्वेशन को हम बोलेंगे क्या? ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। क्लियर हुआ ये? ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं अब इनको हल करने की विधियां। ठीक है, तो हल करने की विधियां कौन सी होती हैं वो आप समझ लो। हल करने की विधियां, ठीक है, हल करने की विधियां। तो इनको हल करने की मुख्यतः 3 विधि होती हैं, 3 विधियां होती हैं। एक तो होती है आपकी विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी होती है? प्रतिस्थापन। इसमें क्या किया जाता है कि एक वेरिएबल को, यानी एक अज्ञात राशि को दूसरे अज्ञात राशि के पदों में रखा जाता है और उनको फिर सॉल्व किया जाता है। तो पहला होता है प्रतिस्थापन।
ठीक है। तो हमारे पास जो दो इक्वेशन है, हम इन्हीं दो इक्वेशंस को क्या करेंगे, आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे। देखो पहला इक्वेशन आपका रहता है x प्लस वाई इक्वल टू 6। अनदर इक्वेशन रहता है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो अभी क्या करेंगे, आप कोई भी एक इक्वेशन को पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे पुट किया x प्लस वाई इक्वल टू 6। अभी यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू देखो y के टर्म में निकाल रहे हैं। ये देखो दो वेरिएबल है, मैंने कहा था कि एक अज्ञात राशि की मान या वैल्यू दूसरे अज्ञात राशि के पदों में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये है 6, y को अनदर साइड लेके जाते हैं तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अभी हमें यहाँ पे एक वैल्यू मिल गई कि x की जो वैल्यू है उस 6 में से y की वैल्यू कम करने से आपको, मतलब 6 में से y की वैल्यू कम करने से प्राप्त हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, अब देखो ये वैल्यू आपने किससे निकाली हुई है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो ये जो वैल्यू x की है या फर्स्ट इक्वेशन में नहीं रखोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रखोगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, x इक्वल टू 6 माइनस वाई, पुटिंग इन इक्वेशन, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। क्लियर हुआ। तो x की जगह पे, यानी कि जो x की ये जो वैल्यू है कहाँ पे पुट करोगे आप, यहाँ पे पुट करोगे। तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई, ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो, माइनस वाई इक्वल टू 2, 6 माइनस वाई ब्रैकेट खत्म किया मैंने 2। तो ये माइनस वाई और माइनस वाई हो जाता है माइनस का 2 6 इक्वल टू 2, माइनस 2 इक्वल टू 2। ये 6 जो है हम कहाँ पे मूव करा देंगे, अनदर साइड मूव करा देते हैं। तो प्लस के हैं माइनस हो जाएंगे, माइनस 2 इक्वल टू 2 में से 6 को माइनस करो, ठीक है। तो 2 छोटा नंबर है, 6 बड़ा नंबर है, लेकिन माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन आगे लग जाएगा। माइनस से माइनस को टर्मिनेट करो, बाई इक्वल टू, ठीक है 4। मैंने यहाँ पे बताया था ये जो नंबर होता है कहाँ पे जाता है, डिवाइड में जाता है आपका। तो बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी, ठीक है, वो 3 आएगी, बाई इक्वल टू 2। अब ये एक वैल्यू आई हुई है। अब इस y की वैल्यू को चाहो तो आप यहां रख दो या फिर आप इस इक्वेशन में रख सकते हो, इक्वेशन सेकेंड या इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हो। क्लियर हुआ। तो अभी आप किसी एक में रख लो। ये आपको यहाँ पे ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं फर्स्ट में रखूंगा तो आंसर आपका सही आएगा, सेकेंड में रखेंगे तब आंसर सही आएगा। तो किसी में भी रखो आपका आंसर ही सही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखते हैं, देखो x माइनस, इसमें रखते हैं हम x माइनस 2 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। इसको दूसरी तरफ मूव ले करते हैं तो प्लस का हो जाता है, तो ये x इक्वल टू 4। अभी देखो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2। आप किसी भी इक्वेशन में रख के चेक करो, चाहे x की वैल्यू 4 इसमें और y की जगह पे 2, x की जगह 4 और y की जगह 2 रख के चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड पार्ट की वैल्यू राइट हैंड पार्ट के बराबर होगी। इसमें भी वही कंडीशन होगी, लेफ्ट हैंड पार्ट की वैल्यू राइट हैंड पार्ट के बराबर होती है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है आपका रैखिक समीकरण को हल करने का, जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। क्लियर हुआ। ये आपका एक तरीका होता है जिसमें प्रतिस्थापन विधि के नाम से इसको हम जानते हैं। क्लियर हुआ। चलो अभी हम बात करते हैं इसका सेकेंड मेथड क्या होता है। तो सेकेंड मेथड को हम जानने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन हम वही रखेंगे और इन्हीं इक्वेशंस पे हम आपको बताने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि के बाद विलोपन विधि। दूसरी विधि जो होती है वो होती है आपकी विलोपन विधि। और ये सेशन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करते हो, जब आप अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते हो सॉरी, जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है। जब आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तब आपको मिल जाती है, चाहे वो कोई सा एग्जाम हो आपका, चाहे आपके एकेडमिक एग्जाम हो, कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है।
तो सामान्यतः आपको इस तरह की कंडीशंस मिल जाती हैं जो कि लीनियर इक्वेशन में बनती हैं, लीनियर इक्वेशन में बनती हैं या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बन जाती हैं आपकी। तो देखो एक इक्वेशन है आपका x प्लस बाई इक्वल टू 6, अनदर इक्वेशन है x माइनस बाई इक्वल टू 2। अब जब विलोपन की बात करेंगे तो विलोपन वर्ड से हमें एक चीज समझ में आ रही है। विलोपन मतलब होता है विलुप्त करना। क्या करना होता है? विलुप्त करना होता है। तो हमें इसमें से देखो 2 राशियां हैं x और y, यानी 4 राशियां हैं, तो इनमें से किसी एक को विलुप्त कर देना है। विलुप्त करने का मतलब या तो इन दो इक्वेशन को आप ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, या किसी में इक्वेशन में पहले मल्टीप्लाई करा दो दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड, और फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे एक राशि खत्म हो जाएगी, एक राशि कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, x प्लस बाई इक्वल टू 6, x माइनस बाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या है कि देखो दोनों इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है, जो y का कोफिशिएंट है उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसकी वैल्यू एक की प्लस की y है, प्लस 1y है, और दूसरे की माइनस 1y है। और जब दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ऐड करने का मतलब प्लस का y माइनस के y से टर्मिनेट हो जाएगा। अगर यहीं पे क्या होता, अगर कहीं यहीं पे ऐसा लिखा होता 2y, तो उस कंडीशन में हमें इस इक्वेशन में, इस पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ता, जिससे क्या हो जाता आपका 2x 2y, और यहाँ पे कितना हो जाता 4 हो जाता। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि x का जो कोफिशिएंट है मैंने फिर से बराबर कर लिया, x का कोफिशिएंट फिर से बराबर कर लिया। तो अगर ये आपके, ठीक है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो आप क्या करोगे, ठीक, इस इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में किसी एक नंबर का, यानी किसी एक इंटीजर का आप मल्टीप्लाई कराओगे, और कम से कम आपका एक वेरिएबल की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आप क्या करोगे, बराबर कर लोगे, इक्वल कर लोगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखना है आपको कि अगर इनके बीच, दोनों के बीच प्लस का साइन है, तो आप क्या करोगे, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, एक इक्वेशन से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो फिर आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ये आपका रूल होना चाहिए। क्लियर हुआ? हाँ, ये आपका x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ोगे तो ये क्या होंगे, प्लस माइनस को कट जाते हैं, तो ये वाला हो जाता है आपका कितना 2x, और इक्वल ये कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10। क्लियर हुआ? तो ये देखो x प्लस का y था, माइनस का y था, ये जो कट गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये देखो कंडीशन, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जब निकालोगे तो ये क्या होगी 10/2, 10/2। क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है, कि ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये जो कंडीशन है, ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करते हैं। देखो दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ जब इसको जोड़ा तो ये 2x हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक शायद वैल्यू गलत लिख ली है, x माइनस बाई इक्वल टू कितना है आपका 2 है। इनको जब ऐड करोगे तो कितना होगा 8 होगा आपका, और इसको जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 8/2 हो जाएगा, और इस तरह से जो आंसर आएगा वो x इक्वल टू 4 आ जाएगा, 4 आ गया आपका। अभी इसी x की वैल्यू, जैसे मैं पहले बता चुका था, इसी x की वैल्यू, ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकेंड, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड में आप पुट करोगे और आंसर निकालोगे। तो x प्लस बाई इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना पुट कर देना है 4, प्लस बाई इक्वल टू 6, बाई इक्वल टू 6 माइनस 4, बाई इक्वल टू 2। क्लियर हुआ? इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 2, यहाँ पे आ गई। अब x और y, यानी x इक्वल टू 4, बाई इक्वल टू 2, ठीक है, आप जो गिवन इक्वेशंस हैं, ये जो इक्वेशंस हैं आप किसी में रखते हो तो लेफ्ट हैंड पार्ट की वैल्यू राइट हैंड पार्ट के बराबर हो जाती है।
तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। आप एक बार दोबारा से रिमाइंड करके वीडियो देख लीजिए, ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। चलो, ये हमने बात की थी सेकेंड विधि की। थर्ड विधि जो होती है वो होती है आपकी वज्र गुणन खंड विधि। कौन सी होती है? वज्र गुणनखंड विधि। इसमें क्या होता है, अच्छा इससे पहले एक चीज और समझते हैं। जो आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका जो मानक जो होता है, मानक रूप, ठीक है, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर एक से ज्यादा इक्वेशन दिए जाएंगे तो दोनों के लिए आप ये कंडीशन नहीं दे सकते। तो उसके लिए फिर आपको कंडीशन देनी होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और दूसरे इक्वेशन को आप दोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन आप यहाँ पे देने वाले हो। क्लियर हुआ? तो ये कंडीशन देता है। तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, अभी एक्स वाई की वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का जो डायरेक्ट मेथड होता है वो आपका ऐसे होता है कि एक बार आप एक्स वाई और वन को यहाँ पे लेते हैं। वन मतलब ये कांस्टेंट वाली वैल्यू को। तो इसके यहाँ पे जब इसको आप लोगे, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है आपको, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे होगा b1c2 माइनस, अभी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे होगा b2c1 इक्वल का साइन होगा। अभी देखो यहाँ पे, अभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, बाई के जो कोफिशिएंट उसकी वैल्यू के सापेक्ष करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना पड़ेगा। तो ये होगा आपका c2a1 माइनस c1a2। क्लियर हुआ? अभी क्या करना है आपको, अभी करना है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू इसके सापेक्ष करना है। तो ये हो जाएगा आपका a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका हो गया। तो या तो आप इतना रखो, ठीक है, अभी यहाँ पे ये वैल्यू नहीं आई है, x की वैल्यू इतना करने से नहीं मिलेगी। आपको क्या करना पड़ेगा कि एक बार x को कंपेयर किससे करना पड़ेगा, इस वन वाले के इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तो आपकी x की वैल्यू मिलेगी। और जब y की वैल्यू निकालोगे तो y को भी इसी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाऊं, ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद जो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका बनता है, तो x इक्वल, क्योंकि देखो x अपॉन इस वाली कंडीशन को, 1 अपॉन इस वाली इक्वेशन कंडीशन को आप इक्वल में रखते हो, तो जो x की कंडीशन बनती है कि x की जो वैल्यू आप निकल के आएगी, ठीक है, वो आपकी निकल के आती है b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये निकल के आती है। बाई की अगर इसी तरह सॉल्व करके जब निकालोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू जो आपकी जो है ये निकल के आएगी c2a1 माइनस a1 c1a2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये निकल के आते हैं। तो दो यहाँ पे वैल्यू निकल के आते हैं। अगर आप इसको चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बाकी का आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो तरीके हो गए आपके, ठीक है, क्लियर हुआ? तो एक तो तरीका आपका पहले, सबसे पहला तरीका था प्रतिस्थापन, जिसमें एक अज्ञात राशि को दूसरे अज्ञात राशि के पदों में पहले वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको इक्वेशन में पुट करते हैं, आंसर सॉल्व निकालते हैं। दूसरा हमने निकाला था आपका, ठीक है, विलोपन विधि, जिसमें एक इक्वेशन की के जो वेरिएबल हैं कम से कम उनकी वैल्यू बराबर करके हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक को टर्मिनेट कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं,
दूसरी विधि। थर्ड विधि होती है वज्र गुणनखंड विधि। इसमें क्या होता है कि दो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, उनके कोफिशिएंट को, फिर उनके बीच एक तरह से ये रिलेशन लगा के हम क्या करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका हो गया। तो ये अभी मैंने यहाँ पे पूरी बात की हुई है रैखिक समीकरण की। अभी मैंने इसमें, ठीक है, जो द्विघात समीकरण होते हैं, यानी कि ऐसे बहुपद जिनमें एक चर, यानी कि एक चर जो होगा उसकी अधिकतम घात 2 होती है, या फिर सिर्फ ये कहें कि उनकी, ठीक है, घात 2 होती है, चर की अधिकतम घात 2 होती है। ठीक है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, द्विघात समीकरण कहलाते हैं। उनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे ही आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का जो क्लास है चालू हो जाएंगी, वैसे ही आपको, ठीक है, डेली बेस पे 4 लाइव क्लासें मिलने वाली हैं 45 मिनट की। 9th और 10th मैथ, 11 और 12th मैथ आपको मिलने वाली हैं। जैसे ही आपका जो पाठ्यक्रम चालू हो जाता है, ठीक है, वैसे ही जैसे ही नया सत्र चालू होता है, आपको रेगुलर बेस पे 4 लाइव क्लासें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।